अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, अगर इसका भी नाम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक है बिजनेस। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। यानी कि बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ, किसी ना किसी पर्पस की तरफ। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के तीन पार्ट है। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। जो पहला पार्ट है ग्रुप ऑफ पीपल, कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक बंदे से नहीं चलती है। यहाँ पे मल्टीपल लोग होने चाहिए। यहाँ पे बॉस भी होते हैं, एम्प्लॉय भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, लेंडर्स भी होते हैं, जनरल पब्लिक भी होती है, नेबर्स भी होते हैं, कंपेटिटर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल होता है। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, सर मुर्तजा काइद और मोहम्मद इब्राहिम। फिर उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज मौजूद हैं, जिसमें कुछ फैकल्टी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, कुछ ऑपरेशंस का काम देख रहे हैं, कुछ एडमिशंस का काम देख रहे हैं, कुछ फाइनेंस का काम देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास सपोर्ट स्टाफ है, जिसमें आपके पास जेनिटोरियल स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, सही है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सिक्योरिटी है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल तो मौजूद है। अगला पार्ट है वर्किंग टुगेदर। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ये एक नज्मो जब्त के साथ काम कर रहे होते हैं, ये मिल के काम कर रहे होते हैं, आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे होते कि यार लेट सपोज मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं आईसीएमएपी का पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा टीचर है, बोलता है मैं बीबीए के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तीसरा टीचर बोल रहा है कि मैं अपना फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ। चौथा टीचर बोल रहा है मैं अपने नोट्स बना लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर टीचर को उसका कोर्स दिया गया है, डेडलाइन दी गई है, एसओपी बताई गई है। तो यहाँ पे मिलके काम हो रहा है, ठीक है। हमारा इनपुट भी लिया जाता है, हमें जो है वो डिसीजन मेकिंग सुना भी दी जाती है। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। यहाँ पे ये जो भी हम मिलके काम कर रहे हैं ना, ये किसी ना किसी चीज की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। कोई पर्पस, कोई ऑब्जेक्टिव माइंड में होना चाहिए कि अगर विदाउट पर्पस या विदाउट ऑब्जेक्टिव या विदाउट गोल मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। कि लेट सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूं कि चलो क्लास करते हैं, और मैंने क्लास में आप लोगों को बुला लिया। अब जूम पे यहाँ पे क्लास खुली हुई है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कर रहे हो, क्लास खुली हुई है, 2 घंटे के बाद हम लोग अपना अपना काम करना शुरू हो गए, सही है, क्लास बंद कर दी। यहाँ पे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नहीं चल रहे होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। कि यहाँ पे हम अपना अपना काम कर रहे हैं, 2 घंटे बस मीटिंग खुली हुई है, तो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सही है, मिलके काम कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अरेंज्ड वे में, एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, कोहेरेंस में काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले एट अ ग्लांस में आपके पास पहले ही पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी है किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is a formal arrangement of activities that bring efficiency and effectiveness for the achievement of the business or organizational goals। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल अरेंजमेंट है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? आज इस तारीख पे फॉर्मल वर्ड अपने माइंड में गाड़ लो। फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, फॉर्मल का मतलब होता है रिटर्न, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, फॉर्मल का मतलब होता है रिटर्न। मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मेरे जो ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं वो है 9 to 7। अब यहाँ पे मैं मुंह उठा के 10 बजे आ जाता हूं, मैं रात के 8-8-9 बजे काम कर रहा हूं। बॉस कहेगा यार तुम पंक्चुअल नहीं हो। मैं कहूंगा अगर मैं 1 घंटा लेट आता हूं तो 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा बैठता हूं। बॉस कहेगा आपने अपनी फॉर्मल टाइमिंग्स को फॉलो करना है, यानी कि आपने अपनी ऑफिशियल टाइमिंग्स को फॉलो करना है। और सर ये जो फॉर्मल टाइमिंग्स है ना, ये मुझे कहीं लिख के दी गई होगी, मुझे मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में, मुझे ईमेल पे, मुझे एसओपीज में ये रिटर्न टाइमिंग्स मिल जाएगी। तो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल अरेंजमेंट है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ये ऑफिशियल अरेंजमेंट है, ये रिटन अरेंजमेंट है। सर किस चीज की अरेंजमेंट? ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में या तो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं या कम्युनिकेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं।
तो इन एक्शंस को, इन कम्युनिकेशंस को क्या करना है, फॉर्मली अरेंज करना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी आ जाएगी और इफेक्टिवनेस आ जाएगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहां पे क्या होगा, जब आपके काम में एफिशिएंसी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगी, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आपके बिजनेस गोल्स इजीली अचीव हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एफिशिएंसी एंड द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज इफेक्टिवनेस। तो यहां पे मैं इस डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं, चलते हैं एक और डॉक्यूमेंट की तरफ। जरा मुझे चैट के थ्रू बता दीजिएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है या नहीं। काइंडली मुझे जरा बता दें कि ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। जबरदस्त। अब यहाँ पे मैं जरा ऑफ द टॉपिक जाकर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूं जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आपकी नॉलेज ज्यादा बेहतर हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बिजनेस। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो हमें बिजनेस की डेफिनेशन पता है कि बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि स्ट्राइव कर रही होती है टुवर्ड्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे कमाती है, वो प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कस्टमर डिमांड कर रहा है। सही है। तो सर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेसेस भी हो सकते हैं। एक वो बिजनेस जो कि कमर्शियल या ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो क्या करता है कि कोई भी फिनिश प्रोडक्ट एक हैंड से परचेज करता है और दूसरे हैंड से उसे सेल कर देता है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करते हुए, वो कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो जनरल स्टोर्स जो आपको नजर आ रहे होते हैं, फार्मेसीज आपको नजर आ रही होती है, या जो रिटेल आउटलेट्स आपके पास होते हैं, जैसे कि आपके पास शू शॉप है या ड्रेसेस की शॉप है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि वो एक एंड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दूसरे एंड पे प्रॉफिट लगा के उसे सेल कर देते हैं। तो ये आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस होता है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एक और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पे आप क्या करते हो, फिनिश प्रोडक्ट नहीं परचेज करते, आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश प्रोडक्ट और फिर उसे सेल करते हो, तो वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या इंडस्ट्री। सही है, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रॉ मटेरियल जो आप नेचर से हासिल करो। एक रॉ मटेरियल तो ये होता है कि सीधा सीधा आपने नेचर से हासिल किया, सही है, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, कि आपने दरख्त में से लकड़ी हासिल कर ली, या समंदर में से मछली पकड़ ली, या आपने एग्रीकल्चर करके कोई फ्रूट या वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट किया, या आपने पहाड़ों में से माइनिंग करके मिनरल्स निकाल लिए, ठीक है, वो तो रॉ मटेरियल होता ही है। लेकिन समटाइम्स आप क्या करते हो कि कहीं से प्रोसेस्ड मटेरियल लेकर आते हो अपने बिजनेस में एज रॉ मटेरियल, और उसे क्या करते हो, कन्वर्ट कर रहे होते हो। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि यहाँ पे एक बिजनेस है, वो क्या करता है कि दरख्त की लकड़ियां लेकर आता है फॉरेस्ट में से। अब वो जब लकड़ियां लेकर आएगा तो उसका मतलब ये है कि वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। दो वो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ उसके लिए रॉ मटेरियल है। अब वो क्या करेगा, लकड़ी लेकर आएगा, उसे उसे साफ करेगा, तराशेगा और उसे एक शेप दे देगा। अब वो जो आपके पास पीस ऑफ वर्ड है, सही है, आपने क्या किया, अपने बिजनेस में उसको परचेज किया और उस पीस ऑफ वुड को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू फर्नीचर, इनटू क्रिकेट बैट। अब यहाँ पे आपके पास जो पीस ऑफ वुड आया था वो प्रोसेस्ड था, लेकिन आपके बिजनेस के लिए क्या था, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि किसी के लिए शायद वो फिनिश प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आप उसे मजीद कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो कहलाएगा आपके लिए रॉ मटेरियल। तो ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि सर अगर प्रोडक्ट की कोई शक्ल चेंज कर दे, यानी कि उसमें वैल्यू ऐड कर दे और उसके प्राइस बढ़ा के सेल करे, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहलाती है? द आंसर इज यस। एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा होता है, एक हैंड से परचेज करता है, दूसरे हैंड से प्रॉफिट पे सेल कर देता है, ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल बिजनेस, ठीक है। तीसरा आपके पास है जहां पे आपके पास फिजिकल कमोडिटी नहीं होती है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि आपके पास नॉन फिजिकल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सर्विस। तो सर्विस इंडस्ट्री होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जूम पे क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप मेरी टीचिंग को नहीं देख सकते, आप मेरी टीचिंग को होल्ड, टच और स्टोर नहीं कर सकते, आप बस क्या कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सही है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं हवा में है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे माइंड से आपके माइंड में जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूं,
आप सुन के समझ रहे हो या मैं लिख के दे रहा हूं, आप देख के पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, हेयर ड्रेसर्स, सही है, इसके अलावा जितने भी लोग होते हैं क्या कहते हैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो एक सर्विस इंडस्ट्री होती है। तो ये 3 किस्म के स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज और बिजनेस प्रोसेसेस। अगर मैं कमर्शियल एक्टिविटीज और बिजनेस प्रोसेसेस की बात करूं तो जनरली आपके पास 3 किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज या 3 किस्म के बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। पहला है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी और फिर है टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज हासिल कर रहा है, सही है, वो रिसोर्सेज हासिल कर रहा है जो अपने प्योरेस्ट सेंस में है, वो रिसोर्सेज हासिल कर रहा है जो अपने रॉ फॉर्म में है, वो रिसोर्सेज हासिल कर रहा है जो नेचर के पास मौजूद है, सही है। मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन कि वो तमाम रिसोर्सेज जो कि पीस ऑफ लैंड के सरफेस पे होते हैं, अबव द सरफेस होते हैं, बिलो द सरफेस होते हैं। अब वो आपके पास पानी मौजूद हो, मछलियां मौजूद हो, सीड प्लांट मौजूद हो, सही है, फिर आपके पास जमीन के ऊपर दरख्त मौजूद हैं, उनके ऊपर फल मौजूद हैं, लीव्स मौजूद हैं, हर्ब्स मौजूद हैं, फ्लावर्स मौजूद हैं, या एग्रीकल्चरल लैंड पे आपके पास वेजिटेबल्स मौजूद हैं, फ्रूट्स मौजूद हैं, फूड क्रॉप है, इंडस्ट्रियल क्रॉप है। माइनिंग करते वक्त जब आप पहाड़ों के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको नेचुरल गैस, सही है, मिनरल ऑयल, मिनरल्स मिल रहे होते हैं, कोल मिल जाता है आपको, सही है। तो ये सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इनको हासिल करना प्राइमरी एक्टिविटी, इनको हासिल करना प्राइमरी एक्टिविटी, सिंपल, सही है। सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला पार्ट है कि सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स मौजूद है, अब वो चाहे आपके पास नेचुरल रिसोर्स मौजूद हो या आपके पास फिनिश प्रोडक्ट मौजूद हो, आप उसे जब कन्वर्ट करते हो, उसमें वैल्यू ऐड करते हो, तो दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स चल रही होती है। जब एक बिजनेस फॉरेस्ट में से लकड़ी लेकर आया, सही है, और उसने क्या किया कि उसको एक पीस ऑफ वुड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या थी, सेकेंडरी एक्टिविटी थी। उसने क्या किया, वैल्यू ऐड की, उसमें उसको तराशा, उसको उसको शाइन किया, सारी चीजें की। उसके बाद सेकंड क्या हुआ कि फिर दूसरे बिजनेस ने क्या किया, उसको क्रिकेट बैट में या फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी थी। तो जब जब आप क्या करते हो, वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, उसकी शेप चेंज कर रहे होते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे होते हो, उसका डिजाइन चेंज कर रहे होते हो, तो वो कहलाती है सेकेंडरी एक्टिविटी। और तीसरी बिजनेस एक्टिविटी जो क्या है, वो है टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी क्या कर रही होती है, वो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक सेल करने में हेल्प कर रही होती है। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, सही है, इसके अलावा आईटी, वेयर हाउसिंग, सही है, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग, सही है, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ, सही है, होलसेलिंग, रिटेलिंग, ये जो सारी चीजें होती है, एजेंट्स वगैरह, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये क्या कहलाती है, टर्शियरी एक्टिविटी कहलाती है। इसमें प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती, बल्कि यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल्स को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। आई होप बात समझ आ गई होगी, सही है। ये कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यू आर स्टडिंग बिजनेस, आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो फायदा नहीं है, तभी मैंने वहां पे लेक्चर पॉज किया था। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, सही है, बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, तो अब उन पर्पसेस को देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से लेके 9 तक वो पर्पसेस आपको नजर आएंगे। तो रिवील करते हैं तमाम पर्पसेस बिजनेसेस के। ऑल टोटल पॉसिबल पर्पसेस ऑफ अ बिजनेस। नंबर 1, बिजनेस का एक पर्पस होता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होगी तो शायद आपके पास कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव हो जाए, आप कोई ऐसा तरीका, प्रोसीजर निकाल लें कि जिसकी वजह से आपको अब जो है ना कॉस्ट कम जो है पे करनी पड़े और आपका जो आउटपुट है वो इन्हांस हो जाए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फायदा होता ही है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट ना ही आसान है, सही है, ना ही जल्दी का काम है, और ना ही वो कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो है टाइम भी लग रहा होता है, पैसे भी लग रहे होते हैं, और आपके पास एफर्ट्स भी लग रही होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और क्या हुआ, उसकी वजह से आपको कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव हुआ, तो आपके पास आ जाएगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक पर्पस होता है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, टेक सेवेनस आ जाए,
लोग कंप्यूटर लिटरेसी की तरफ जाएं, उनको पता होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से जो है वो सिस्टमैटिक वे में लेके चलनी है, किस तरीके से अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, इंप्लीमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि पहले आपके पास जो प्रोसेसेस थे वो मैनुअल थे, अब आपके पास वो ऑटोमेटिक हो चुके हैं। सही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद क्या होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस याद करो, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में देखा था कि एफिशिएंसी का अगर मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट मतलब बता दूं ना, आपका काम स्पीड में कम पैसों में हो जाता है और आपके काम में इफेक्टिवनेस आ जाती है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे होते हो उसकी क्वालिटी इंहांस हो जाती है। सही है। तो नीचे क्या हो जाएगा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वजह से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, अब कम टाइम में आप ज्यादा चीजें बना सकोगे और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। सही है। कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सर मेरा एक पर्पस ये है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्यों? कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो खुद भी ज्यादा परचेज करेगा। पहले वो महीने में 4 यूनिट परचेज करता था, अब शायद वो 5 यूनिट परचेज करे। पहले वो परचेज करता था, अब वो अपने चाचा मामा ताया भाई बहन, सही है, बीवी बच्चे दादा दादी नाना नानी दोस्त यार दुश्मन सबको रिकमेंड कर रहा है कि भाई तुम ये प्रोडक्ट परचेज करो। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर रिटेन भी होगा, वो ज्यादा परचेज भी करेगा, वो वर्ड ऑफ माउथ भी क्रिएट करेगा पॉजिटिव। सही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि अब आपके पास कॉस्ट कम हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बढ़ जाएगा। कम कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम, तो उसका मतलब है कि प्रॉफिट मार्जिन आपका पर यूनिट बढ़ गया, और अब ज्यादा लोग परचेज करें तो क्वांटिटी में भी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। और जब आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो आप लोग क्या करोगे, जब ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे। जब आप बिजनेस में पैसे री इन्वेस्ट करोगे तो उसका मतलब ये बिजनेस का साइज बढ़ जाएगा। जब बिजनेस का साइज बढ़ जाएगा तो बिजनेस की और ओनर की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। सही है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको सारे पर्पसेस समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, कि मैंने जहां पे वो डेफिनेशन पॉज करवाई थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वो पॉज करवाई थी इन दो वर्ड्स की वजह से, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अब ये वर्ड आपने चैप्टर नंबर 2 में भी सुना था, तब मैंने आपको नहीं समझाया था, अब मैं आपको समझा रहा हूं, आगे के जितने चैप्टर्स उसमें ये वर्ड्स आएंगे, अब अपने माइंड में इंग्रेव कर लेने हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है वो एबिलिटी कि आप कोई भी काम कर रहे हो यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। सर आप कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट और कम से कम एफर्ट्स लगाते हुए कोई काम कर रहे हो। कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले मैं रीडिंग करता था तो मेरी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं जो है 10 पेजेस रीड किया करता था 2 घंटे में। सही है। मैंने प्रैक्टिस की हर बेहतर तरीका अप्लाई किया तो एफिशिएंसी आ गई। फिर क्या करता था कि मैं जो है 10 पेज रीड कर लेता था आधे घंटे में, तो इसका मतलब ये है कि मेरी एफिशिएंसी तकरीबन 3 या 4 टाइम्स बढ़ गई। सही है। मैंने टाइम सेव कर लिया। सही है। सर कॉस्ट एफिशिएंसी की एग्जांपल दें। देखो आप एक लेबर से काम करा रहे थे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले वो एक दिन में काम किया करता था, लेट सपोज एक दिन में वो 100 यूनिट बनाया करता था, तो आप उसे दिया करते थे एक दिन के 1000 रुपए। अब अगर वो एक दिन में जो है 200 यूनिट बना देता है, सही, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है कि वो एक 100 यूनिट आधे दिन में बना देता है, 100 यूनिट वो आधे दिन में बना देता है, तो आधे दिन में मजीद 100 यूनिट बना देगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि अब आप उसको 1000 रुपए दे रहे हो, पहले आप 100 यूनिट के अगेंस्ट 1000 रुपए दे रहे थे, अब 200 यूनिट के अगेंस्ट 1000 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब है 100 यूनिट के अब आप उसको 500 रुपए दे रहे हो, तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और एफर्ट्स भी रिड्यूस हो जाएगी कि अब उसको इस काम करने में मसले मसाइल नहीं होते होंगे, वो एफर्टलेसली काम करता होगा। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि आपके काम में स्पीड बढ़ जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, एफर्ट्स रिड्यूस हो जाती है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। effectiveness on the other hand is the ability to do something in a way that the accuracy of the output is enhanced. सर देखें, अगर मैं एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं और मेरी स्पीड बढ़ चुकी है और मैं बहुत एफर्टलेसली काम कर रहा हूं, तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ना एनहांस होना शुरू हो जाएगी। सही है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं एक्स वाई जी, जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, वो एनहांस्ड है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो गया है। मैं पहले कोई भी काम किया करता था एक्स वाई जी, तो उसमें जो मेरी एक्यूरेसी होती थी आउटपुट की, वो तकरीबन 70% होती थी, यानी कि 70% में अच्छा काम करता था, 20, 25, 30, 35% मेरा काम सेटिस्फैक्टरी नहीं होता था। सही है। मैंने काम किया 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 किया, उसमें टेक्निक्स अप्लाई की, और हुआ ये कि अब मेरे काम में इफेक्टिवनेस आ गई है। अब मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ वो 90% की इफेक्टिवनेस से करता हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी, सॉरी, मेरी इफेक्टिवनेस 20% बढ़ गई, मेरी एक्यूरेसी 20% बढ़ गई,
और मेरा मार्जिन ऑफ एरर 20% रिड्यूस कर गया है। पहले जब मैं ये चीजें पढ़ाता था तो मेरी गलतियां ज्यादा होती थी, मुझे समझाने में मसला होता था, मेरे पास चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं आ रहे होते थे। अब मुझे सारी चीजें आ रही होती हैं, हेंस मेरे काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ गई। फिर यही चलो, जब तुम्हारे काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, यानी कि कम पैसों में, कम टाइम में, कम एफर्ट्स में आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा एक्यूरेसी से, कम मार्जिन ऑफ एरर के साथ काम कर रहे हो, तो आपके क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट होगा, आपकी क्वालिटी में भी इंक्रीमेंट होगा, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो अप्रिशिएट करेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट किया था, जो मैंने फॉर्मल अरेंजमेंट लिखी थी एक्टिविटीज की और कम्युनिकेशन की, उससे क्या हुआ, मेरे सारे प्रोसेसेस जो हैं एफिशिएंट हो गए, यानी कि उसमें अब रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं, वेस्टेज कम से कम हो रहा है, और जो आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा बेहतर आ रहा है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ गई, तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सही। अब लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन सेवरल की एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमेशा बहुत सारे कंपोनेंट्स से बनता है। ये जो बिल्डिंग है IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की, ये बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स से बनी होगी, जैसे कि सीमेंट, बजरी, सरिया, सही है, पानी की पाइपलाइंस, इसके अलावा जो है वो वेंटिलेशन का प्रोसेस, फिर उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन, फिर अर्थ का पूरा सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपके पास बेसमेंट में जो है वो पानी की टंकी बनी होगी, या और कोई 10 चीजें जो है कैंपस के अंदर मौजूद होंगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जब एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। सर आपके पास होता है डिविजन ऑफ लेबर, आपके पास होता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, आपके पास होता है चेन ऑफ कमांड, आपके पास होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपके पास होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, आपके पास होता है डिविजन, आपके पास होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी, आपके पास होता है हायरार्की। ये सारे आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लिखा हुआ है फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो भी रिटर्न स्ट्रक्चर है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, वेदर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी अप्रोचेस। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स और आ गए, ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी। ट्रेडिशनल का मतलब होता है वो तमाम चीजें जो हमें पता होती हैं, हमने माइंड में एक्सेप्ट की हुई होती हैं, चाहे हमें सही लगे या नहीं, लेकिन हमें उसके बारे में पता होता है, हम सरप्राइज्ड नहीं होते। देखें, वी बीइंग मुस्लिम, हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं, हमें उनके बारे में पता है, हमें उनके बारे में पता है, तो कोई अगर उसके बारे में आगे हमें बताता है ना, तो हम शॉक्ड नहीं होते। लेकिन बहुत सारे इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में हमें पता है, जैसे हिंदुइज्म के जो ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे कि उनकी होली होती है, उनकी दिवाली होती है, हमें पता है कि होली में वो रंग से खेलते हैं, सही है, वो जो है मेरे ख्याल से जो है वो मटकी भी फोड़ते हैं, इसके अलावा जो है वो आग भी रात में जलाते हैं, होली जलाते हैं जो, और पटाखे फाड़ते हैं दिवाली में वो, सही है। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ट्रेडिशनल अप्रोच है, सही है। हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि वहां पे जो है आपके पास क्रिसमस आता है, हेलोवीन आता है, या फिर ईस्टर आता है। अब मुझे नहीं पता कि स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी में है या फिर कुछ जो है ज्यूस कल्चर का पार्ट है, बट मुझे पता है वेस्टर्न कल्चर में चीजें हो रही होती हैं, हेंस कि मुझे पता है ट्रेडिशन का पार्ट है, सही है। लेकिन कुछ चीज होती है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब ये होता है कि शायद सुना ना हो, देखा ना हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो ना हो उसकी, पहली बार सुन रहा हूँ, शॉक हो जाऊं, क्रिंज करूं, या परेशान हो जाऊं कि यार ये क्या है। तो दिस इज कॉल्ड कंटेम्पररी। अब ये वो चीजें हो सकती हैं जो सालों से चली आ रही हो, हमें पता ना हो, सही है, हमें पता ना हो, या ये सच में नई नई आई हो कि यार ये तो बिल्कुल नई चीज आई है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है, सही है। तो ये क्या होता है कंटेम्पररी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो शायद आपने सुने होंगे, इनके बारे में पढ़ा होगा, या कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होगा। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो कि कंटेम्पररी है, हमें इसके बारे में पता नहीं होगा। चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे कंटेम्पररी हो, हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या फॉर्मल अरेंजमेंट लेकर आ रहे होते हैं ऑर्डर, डिसिप्लिन, कंट्रोल, सही है। आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी प्लानिंग में, या आपके जो भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, सही है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप भी देता है, जैसे टॉल शेप और फ्लैट शेप, सही है। तो आई होप आपको यहां तक ये बातें समझ आ गई होंगी। आज मैंने अभी आपको ब्रीफली ही पढ़ाना था,
तो इस क्लास को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लेंगे, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आई बिलीव हम 5 बजे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक या 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज आज की क्लास को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।